पार्लियामेंट ऑन इंडिया देश के डेमोक्रेसी का दिल है, एक बड़ा स्टेज जहां 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत पर बहस होती है और बनती है। यह सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी है, वह संस्था जो देश को चलाने वाले कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसे एक शानदार 3 भाग वाली संरचना समझिए। हर भाग की अपनी अलग और बहुत जरूरी भूमिका है। ये 3 पिलर हैं भारत के नेशनपति, लोकसभा जिसे हाउस ऑन ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और स्टेट सभा या काउंसिल ऑन ऑफ स्टेट्स। एक साथ वे एक एकजुट इकाई बनाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शासन सावधानी पूर्वक विचार विमर्श, रिप्रेजेंटेटिव्स और जांच और संतुलन की प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रणाली जिसे लोगों की इच्छा को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखा गया है। भारत के नेशनपति इस संरचना के सबसे ऊपर हैं, जो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि वे पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, नेशनपति की भूमिका बहुत जरूरी है। नेशनपति के पास हाउसों को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है, जिसका मतलब है उन्हें सत्र में बुलाना और औपचारिक रूप से एक सत्र को समाप्त करना। इसके अलावा नेशनपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जिससे नए आम चुनावों का रास्ता खुल जाता है। दोनों हाउसों द्वारा पास किया गया कोई भी बिल नेशनपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यह एक अंतिम मुहर है जो एक विधायी प्रपोजल को देश के कानून में बदल देती है। यह कार्य विधायी प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण अंतिम जांच के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून राष्ट्र के संवैधानिक ढांचे और व्यापक हितों के कन्फॉर्मिटी हों। लोकसभा या हाउस ऑन ऑफ द पीपल वह सदन है जो सीधे भारत की लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है। इसके सदस्य हर 5 साल में होने वाले आम चुनावों में भारत के नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। यह सदन राष्ट्र की विविध आबादी का एक जीवंत, अक्सर शोरगुल वाला प्रतिबिंब है, जिसमें देश के हर कोने से प्रतिनिधि अपने निर्वाचन अरीनाओं की आशाओं और चिंताओं को नेशनीय बहस के अग्रदूत में लाते हैं। 18वीं लोकसभा उदाहरण के लिए जून 2024 में बनी थी, जो 1951 से 52 में हुए पहाले आम चुनावों से चली आ रही परंपरा को जारी रखे हुए है। इसी गतिशील क्षेत्र में सरकारें बनती हैं और इसी सदन के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। स्टेट सभा या काउंसिल ऑन ऑफ स्टेट्स एक अलग फिर भी समान रूप से महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबरों द्वारा चुने जाते हैं। ये इसे एक ऐसा सदन बनाता है जो स्टेटों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का रिप्रेजेंटेटिवत्व करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संघीय कैरेक्टर का कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मान किया जाए। लोकसभा के विपरीत स्टेट सभा एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 साल के वर्क काल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। यह क्रमिक प्रणाली निरंतरता और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे महत्वपूर्ण नेशनीय मुद्दों पर अधिक विचार विमर्श और दीर्घकालिक चर्चा हो पाती है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया एक बहुत ही ध्यान से किया जाने वाला और दिलचस्प सफर है। एक तरह का लॉई बैले जिसमें तय किए गए स्टेप्स और मूवमेंट्स होते हैं। यह सब एक विचार, एक प्रस्तावित कानून जिसे बिल कहते हैं, से शुरू होता है। एक बिल को लोकसभा या स्टेट सभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। हालांकि मनी बिल जो फाइनेंशियल मामलों से संबंधित होते हैं, उन्हें लोकसभा में ही शुरू किया जाना चाहिए। यह सफर फर्स्ट रीडिंग से शुरू होता है, जो एक सिंपल फॉर्मेलिटी है जहां बिल पेश करने वाला मंत्री या सदस्य सदन से परमिशन मांगता है। इस स्टेज पर कोई बहस नहीं होती। यह सिर्फ एक संभावित कानून का औपचारिक जन्म होता है, जो इसे सभी के देखने के लिए लॉबी एजेंडा पर रखता है। इसके पेश होने के बाद बिल सेकंड रीडिंग में चला जाता है, जो इसके जीवन का सबसे अहम और महत्वपूर्ण फेज होता है। यह स्टेज खुद 2 भागों में बंटा हुआ है। पहले एक जनरल डिस्कशन होता है, जहां सदस्य बिल के मूल सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या इस तरह के कानून की बिल्कुल जरूरत है और इसके बड़े इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इस जनरल बहस के बाद बिल को डिटेल्ड जांच के लिए सिलेक्ट कमेटी या हाउसों की जॉइंट कमेटी को भेजा जा सकता है। ये कमेटियां सांसदों के छोटे फोकस्ड ग्रुप्स की तरह होती हैं, जो हर क्लॉज की जांच करते हैं, एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं और सदन को रिपोर्ट भेजने से पाहाले सुधारों का सुझाव दे सकते हैं।
सेकंड रीडिंग के दूसरे भाग में कमेटी द्वारा सबमिट किए गए या शुरू में पेश किए गए बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करना शामिल होता है। हर क्लॉज पर सदन में वोटिंग होती है और सदस्य टेक्स्ट के किसी भी हिस्से में सुधार का प्रपोजल कर सकते हैं। यहीं पर फाइन ट्यूनिंग होती है, जहां भाषा को ठीक किया जाता है, लूप होल्स बंद किए जाते हैं और कानून के खास डिटेल्स को कड़ी बहस और डेमोक्रेटिक वोटिंग के जरिए तय किया जाता है। यह एक बहुत ही पेनस्टेकिंग प्रोसेस है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित कानून के हर शब्द और हर प्रावधान की अच्छी तरह से जांच की गई है और उसे सदन में मौजूद और वोट देने वाले अधिकांश मेंबरों का समर्थन प्राप्त है। एक बार जब बिल एक सदन से पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां वह बिल्कुल उसी सीक्वेंस के स्टेप्स से गुजरता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और आखिर में थर्ड रीडिंग। यदि दूसरा सदन बिना किसी बदलाव के बिल पास कर देता है तो उसे नेशनपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। हालांकि यदि दूसरा सदन सुधारों का सुझाव देता है तो बिल पहले सदन में फिर से विचार के लिए वापस चला जाता है। यदि वे सहमत नहीं हो पाते हैं तो नेशनपति गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों हाउसों की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। इस पूरी जटिल प्रक्रिया से गुजरने और नेशनपति के सिग्नेचर मिलने के बाद बिल आखिरकार एक अधिनियम के रूप में लागू और पब्लिश हो जाता है और देश का कानून बन जाता है। गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी पर बड़ी बड़ी डिबेट से हटकर कानून का एक और एरिया है जो किसी भी देश की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी की प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है इंसान के दिमाग की बनाई हुई चीजें, इन्वेंशन, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल, नाम और बिजनेस में यूज होने वाली इमेज। ये इनोवेशन की इंटेंजिबल करेंसी है। जैसे आप अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे घर या कार को दूसरों के आपकी परमिशन के बिना यूज करने से बचाना चाहेंगे, वैसे ही क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। यह प्रोटेक्शन ही लोगों को नई चीजें बनाने में अपना टाइम, टैलेंट और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता, खासकर नॉलेज और टेक्नोलॉजी से चलने वाली दुनिया में। जब कोई इन्वेंटर एक जबरदस्त नई मशीन बनाता है तो एक पेटेंट उन्हें एक खास पीरियड के लिए उस इन्वेंशन को बनाने, यूज करने और बेचने का एक्सक्लूसिव राइट देता है। यह प्रोटेक्शन उन्हें अपनी कड़ी मेहनत का फाइनेंशियल रिवॉर्ड लेने देता है, जिससे आगे रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह जब कोई राइटर नॉवेल लिखता है या कोई म्यूजिशियन गाना बनाता है तो कॉपीराइट ये एंश्योर करता है कि वे अपने काम को कैसे कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट करें, इसे कंट्रोल कर सकें। यह सिस्टम एक वाइब्रेंट क्रिएटिव कल्चर को बढ़ावा देता है जो समाज को नई आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर से एनरिच करता है। इसके इंपैक्ट को समझने के लिए एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि बेंगलुरु में एक छोटा स्टार्टअप एक नया बहुत एफिशिएंट सोलर पैनल बनाता है। आईपी प्रोटेक्शन के बिना एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उनके डिजाइन को आसानी से कॉपी करके बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे ओरिजिनल इन्वेंटर्स का बिजनेस बंद हो सकता है। हालांकि पेटेंट हासिल करके स्टार्टअप दूसरों को अपना आइडिया चोरी करने से रोक सकता है। यह लीगल शील्ड उन्हें इन्वेस्टमेंट लेने, फैक्ट्री बनाने, जॉब्स क्रिएट करने और अपनी बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने का कॉन्फिडेंस देती है। यह सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, जिससे छोटे इनोवेटर्स एस्टैब्लिश्ड जायंट्स के साथ कॉम्पीट कर पाते हैं और इस तरह सबके लिए फेयर कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ावा मिलता है। आखिर में एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क एक मॉडर्न इनोवेटिव इकोनॉमी की नींव है। यह क्रिएटिविटी को पनपने के लिए, बिजनेस को बढ़ने के लिए और किसी देश को ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने के लिए लीगल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। यह हर सोचने वाले, सपने देखने वाले और बनाने वाले को एक प्रॉमिस है कि उनकी इंटेलेक्चुअल लेबर की वैल्यू है और उसे रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। यह एश्योरेंस ही फ्लीटिंग आइडियाज को ऐसे टेंजिबल एसेट्स में बदल देता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अनगिनत तरीकों से इंसानी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन से लेकर उन टेक्नोलॉजीज तक जो हमारी डेली लाइफ को पावर देती है। हमारी जुड़ी हुई दुनिया में एक देश में पैदा हुआ विचार लगभग तुरंत ही दूसरे देश में बाजार पा सकता है। इनोवेशन का यह ग्लोबल फ्लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन को बिल्कुल जरूरी बनाता है।
इस बड़े काम की जिम्मेदारी जिस सबसे जरूरी ओन ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है वह है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन ऑर्गेनाइजेशन या WIPO। यूनाइटेड नेशंस की एक खास एजेंसी के तौर पर WIPO एक संतुलित और असरदार इंटरनेशनल IP सिस्टम बनाने में लगा हुआ है। इसका मेन मकसद यह पक्का करना है कि क्रिएटर्स और इनोवेटर्स के राइट्स को बॉर्डर्स के पार भी प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे सभी इंसानों के फायदे के लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। WIPO कई तरह की प्रैक्टिकल सर्विसेज देता है जो कई देशों में IP प्रोटेक्शन पाने की प्रोसेस को आसान बनाती है। जैसे इसका पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी या PCT सिस्टम एक इन्वेंटर को एक सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने की परमिशन देता है ताकि वह एक साथ कई देशों में प्रोटेक्शन ले सके, बजाय इसके कि वह अलग अलग नेशनल एप्लीकेशन फाइल करे। इसी तरह मैड्रिड सिस्टम ट्रेडमार्क्स के लिए भी यही काम करता है और हेग सिस्टम इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के लिए। ये ग्लोबल सिस्टम्स बिजनेस और इन्वेंटर्स के लिए लागत और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं, जिससे उनके लिए अपने आइडियाज को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना आसान हो जाता है और नेशनल लॉज के टुकड़ों को एक ज्यादा जुड़ा हुआ ग्लोबल फ्रेमवर्क में बदल दिया जाता है। अपने रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स के अलावा WIPO एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी एक जरूरी रोल निभाता है। WIPO एकेडमी जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में एजुकेशन और ट्रेनिंग का एक लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर है जो दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स और स्टूडेंट्स को इसकी इंपॉर्टेंस समझने में हेल्प करता है। WIPO इन्वेंटर असिस्टेंस प्रोग्राम या IAP जैसी पहल भी चलाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज में कम रिसोर्सेज वाले इन्वेंटर्स को वॉलंटियर पेटेंट अटॉर्नीज से जोड़ता है ताकि उन्हें सिस्टम को समझने में मदद मिल सके। यह WIPO ग्रीन जैसे प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाता है, एक ऐसा मार्केट प्लेस जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के प्रोवाइडर्स को सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहने वालों से जोड़ता है। यह दिखाता है कि IP कैसे पॉजिटिव ग्लोबल चेंज के लिए एक टूल हो सकता है। WIPO इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक सबूत है, एक ग्लोबल फोरम जहां मेंबर स्टेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और पॉलिसी के फ्यूचर को शेप देने के लिए एक साथ आते हैं। WIPO की असेंबलीज जो अगली बार जिनेवा में 8 से 17 जुलाई 2025 को होनी है, इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है जहां ऑन ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डायरेक्शन पर डिसीजन लिए जाते हैं। सर्विसेज देकर, कैपेसिटी बनाकर और कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर WIPO ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए एक ग्लोबल गार्जियन के तौर पर काम करता है। यह पक्का करता है कि एक आइडिया की चिंगारी, चाहे वह लैब में किसी साइंटिस्ट की हो, स्टूडियो में किसी आर्टिस्ट की हो या गैरेज में किसी एंटरप्रेन्योर की हो, उसे प्रोटेक्ट करने, डेवलप करने और दुनिया के साथ शेयर करने का चांस मिले।